हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की। हमने अभी तक बात करी है कि इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने और उसके बाद ग्राम्स्की ने कल्चरल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया। और पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में इन दो के सिवाय और भी थिंकर्स हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थिंकर है जिसका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या बात बोली? एडम स्मिथ को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी। हम फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको एक चीज ये समझनी है कि एडम स्मिथ ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। उसने कहा कि देखो, हमें किसी भी सोसाइटी में फ्री मार्केट होनी चाहिए। किसी भी सोसाइटी में फ्री मार्केट उसने इसलिए बोला क्योंकि वो कहता है कि अगर एक सोसाइटी में लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि मार्केट में मार्केट के अंदर जिस प्रकार से भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिस प्रकार से भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिस प्रकार से भी कंजम्पशन हो रहा है, अगर इसको मार्केट डिसाइड कर रही है और गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट है, यानी कि वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन में इंटरफेयर नहीं कर रही है, और वो सिर्फ ये इंश्योर कर रही है कि मार्केट कैसे इजीली और बेटर तरीके से फंक्शन कर सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ पर इंडिविजुअल्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे, वेल्थ को जनरेट करेंगे, इकोनॉमी में सब कुछ एफिशिएंटली होगा, और एक इनविजिबल हैंड होगा जो बेसिकली बेनिफिट करेगा सोसाइटी को। अब ये क्या चीजें हैं? देखो, एडम स्मिथ की बात बड़ी सिंपल है। एडम स्मिथ जो क्लासिकल इकोनॉमी का फादर है वो कहता है कि हमें किसी भी सोसाइटी में एक ऐसी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करनी है जहां पर पहली बात तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक लिमिटेड रोल प्ले करे। तो एडम स्मिथ के हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम को एक फ्री हैंड देना गलत है। वो कहता है कि कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी ही सब कुछ है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच ने भी यही बात बोली कि स्टेट इटसेल्फ इज नेवर न्यूट्रल। उसने भी बार बार यही बात बोली कि जो इकोनॉमी है वही हर चीज डिसाइड करती है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में एडम स्मिथ का कंट्रीब्यूशन भी यही है कि भाई, जो भी चीज का डिसीजन हो रहा है वो डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में पहली बात तो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का मेन फोकस ये होना चाहिए कि कैसे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो। तो गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट्स का एक सिस्टम क्रिएट करना है लॉज की, ताकि कोई चीटिंग वीटिंग ना करे इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट का काम पहली बात तो लिमिटेड है। और यहां पर एडम स्मिथ कहता है कि हमें एक फ्री मार्केट सिस्टम क्रिएट करना है। इस फ्री मार्केट सिस्टम में वो कहता है कि जब इंडिविजुअल्स होते हैं और यहाँ पर जब एक फ्री मार्केट होती है तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। और जब वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं तो उनका फोकस रहता है वेल्थ को जनरेट करना, और वो भी वेल्थ को एफिशिएंटली जनरेट करना। और यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में जब वो लोग वेल्थ जनरेट कर रहे होते हैं तो एक इनविजिबल हैंड होता है जो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करता है। ये इनविजिबल हैंड किसी को दिखता नहीं। ये इनविजिबल हैंड एक ऐसा हैंड होता है जो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए मदद करता है। पर यहाँ पर ना कई बार एक क्वेश्चन उठता है। वो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एक सोसाइटी में सारे लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे ही फोकस करेंगे और सेल्फ इंटरेस्ट पे ही सारा दिन ध्यान देंगे, तो क्या ये सोसाइटी जो है वो सेल्फिश नहीं हो जाएगी? और क्या एक सेल्फिश सोसाइटी में बेनिफिट सबके लिए हो सकता है या नहीं हो सकता? ये भी तो एक क्वेश्चन है। इस कॉन्टेक्स्ट में एडम स्मिथ का मानना है कि देखो, यही चीज मैंने बोली इनविजिबल हैंड के कॉन्टेक्स्ट में, कि एक इनविजिबल हैंड है, उसका काम यही है कि सोसाइटी सेल्फिश ना बने। वो इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फोकस कर रहे हैं तो वो सबके बेनिफिट के लिए काम करें। एग्जाम्पल, वो कहता है कि सोसाइटी में एक बेकर है, उसने एक बेकरी खोल रखी है, वो बेकरी में ब्रेड बनाता है।
अब वो ब्रेड क्यों बनाता है? ऐसा तो नहीं है कि उसको ब्रेड बनाने से कोई प्यार है। वो सोसाइटी में ब्रेड इसलिए बनाता है ताकि वो इस ब्रेड से बेसिकली पैसे कमा पाए। वो इसलिए तो ब्रेड नहीं बना रहा है कि उसको ब्रेड से कोई लव है। वो ब्रेड इसलिए तो नहीं बना रहा है कि भाई उसको सोसाइटी से कोई प्यार है। वो ब्रेड इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको सोसाइटी में बैठकर ब्रेड बनाने से पहली बात तो पैसा मिल रहा है। ये ब्रेड बनाने के दौरान एडम स्मिथ कहता है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे कि वो लोगों की हंगर को मीट कर पाए। वो ब्रेड इसलिए बनाता है ताकि इस सोसाइटी में ब्रेड बनाने के टाइम पर कुछ लोगों के लिए वो जॉब्स क्रिएट कर पाए। तो यहाँ हो क्या रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो बेकरी में बेकर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? कि बेकर को कमाना है पैसा। लेकिन एडम स्मिथ कहता है कि देखो, बेकरी में बेकर का अगर सेल्फ इंटरेस्ट है पैसा कमाना, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि बेकरी में ये बेकर जो है सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे काम कर रहा है तो ये सेल्फिश है। आप ये क्यों नहीं कहोगे कि वो सेल्फिश है? वो इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि यहां पर एक इनविजिबल हैंड है। और देखो वो इनविजिबल हैंड कैसे वर्क कर रहा है। वो ऐसे वर्क कर रहा है कि एडम स्मिथ कहता है कि चाहे ये बेकर आप कहो कि सेल्फिश होके पैसे कमा रहा है, लेकिन उसके इस सेल्फिशनेस के बावजूद भी एक इनविजिबल हैंड है जो लोगों की हंगर को मिटिगेट कर रहा है। इस बेकरी में इस बेकर के सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ मनी मेकिंग के बाद भी एक इनविजिबल हैंड है जो इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट कर रहा है। तो बेकर चाहे ये चीज डायरेक्टली ना चाहता हो, बेकर चाहे बेकरी इस मोटिव से भी ना खोले कि मुझे लोगों की हंगर मीट करनी है या नौकरियां क्रिएट करनी है, बेकर चाहे बेकरी इस पर्पज से खोले कि मुझे सिर्फ पैसा बनाना है, लेकिन इवेंचुअली क्या हो रहा है कि लोगों की हंगर भी मिट रही है और मार्केट में जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। तो जब ये दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये दोनों चीजें कैसे हो रही हैं? इस इनविजिबल हैंड की वजह से हो रही हैं। जो इनविजिबल हैंड एक सोसाइटी के अंदर वेलफेयर ही क्रिएट कर रहा है। ये इनविजिबल हैंड सोसाइटी को बेनिफिट ही कर रहा है, चाहे बेकर का इंटेंशन बेनिफिट का ना हो। लेकिन एक इनविजिबल हैंड है जो बेकर के सेल्फ इंटरेस्ट के परस्यू करने के टाइम पे भी एक सोसाइटी में बेनिफिट क्रिएट कर रहा है। तो ये आइडिया था खास करके एडम स्मिथ का। तो एडम स्मिथ ने ये बात बहुत स्पष्ट करते हुए बोली कि भैया, इस नजरिए से अगर आप सोसाइटी को देखते हो तो कोई भी एक्टिविटी में आदमी अगर सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करे, उस सेल्फ इंटरेस्ट के परस्यू करने के टाइम पे एक इनविजिबल हैंड होगा जो इवेंचुअली सोसाइटी को भी बेनिफिट करेगा। बेकरी के इस एग्जांपल से आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एडम स्मिथ के बाद इसी की थ्योरी को बिल्ड किया एक व्यक्ति ने जिसका नाम है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने क्या बात बोली जी? डेविड रिकार्डो जो है उसने इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज दिया। क्या है जी ये थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ये है कि डेविड रिकार्डो कहता है कि अगर एक कंट्री ए है और दूसरी कंट्री बी है, तो कंट्री ए प्रोड्यूस वो करेगी जिसमें वो पाइनियर है, कंट्री बी प्रोड्यूस वो करेगी जिसमें वो पाइनियर है। अब आप हर चीज में पाइनियर तो नहीं हो सकते। पाइनियर मतलब कि आप हर चीज में माहिरता प्राप्त तो नहीं कर सकते। आप किसी चीजों में माहिर होगे, किसी चीजों में कमजोर होगे, कुछ ना कुछ तो आपका वीक एलिमेंट होगा, कुछ ना कुछ आपका भी वीक एलिमेंट होगा। तो डेविड रिकार्डो क्या कहता है कि थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ये कहती है कि आप जिस चीज में वीक हैं उस पे फोकस मत कीजिए। आप उस पे फोकस कीजिए कि जिसमें आप पाइनियर हैं। हो सकता है कि जिसमें आप पाइनियर हो दूसरा उसमें वीक हो।
और जिसमें आप वीक हो, दूसरा उसमें पाइनियर हो, तो आप क्या करोगे? अपने थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से आप ट्रेड करोगे। जिसमें आप पाइनियर हो, आप उस पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाओ, और प्रोडक्शन को बढ़ा के दूसरे के साथ ट्रेड करो, और ट्रेड में वो चीज प्राप्त करो जो आप डोमेस्टिक लेवल पर खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या होगा? ट्रेड प्रोमोट होगा, और कंट्रीज में स्पेशलाइजेशन आएगी। कंट्रीज में स्पेशलाइजेशन आएगी। तो ये आइडिया डेविड रिकार्डो ने दिया। लेकिन डेविड रिकार्डो के बाद सूजन स्ट्रेंज है, जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दिया। एक और थिंकर है, सूजन स्ट्रेंज ने कॉन्सेप्ट दिया स्ट्रक्चरल पावर का। सूजन स्ट्रेंज ने कहा कि भाई, आज उसके पास ज्यादा टैंक्स हैं। आज पावर वो नहीं होती कि सोसाइटी में किसके पास ज्यादा मनी है। अगर आपके पास ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस में टैंक्स हैं या बहुत सारा पैसा है, तो वो रियल पावर नहीं। सूजन स्ट्रेंज ने कहा कि पावर असली वो होती है, और उसके पास होती है हु कंट्रोल्स द रूल्स ऑफ द गेम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पावर असली उसके पास होती है जो गेम के रूल्स को कंट्रोल करता है। अब गेम के रूल्स को कंट्रोल करता है का क्या मतलब है? यानी कि स्ट्रक्चरल पावर को कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चरल पावर को कंट्रोल करता है का क्या मतलब है? सूजन स्ट्रेंज ने कहा कि सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आज ग्लोबल क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है। जो भी कंट्री ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल बना के बैठी है, वो स्ट्रक्चरल पावर में नंबर वन होगी। दूसरे लेवल पर नॉलेज स्ट्रक्चर, आइडिया या नॉलेज स्ट्रक्चर। नॉलेज स्ट्रक्चर और आइडिया स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल की जो नॉलेज है, उस ग्लोबल लेवल की नॉलेज पे कंट्रोल किसका है। जिसका भी कंट्रोल इस ग्लोबल लेवल की नॉलेज सिस्टम पे होगा, वो बेसिकली स्ट्रक्चरल पावर में ऊपर होगा। तीसरा, सूजन स्ट्रेंज ने बोला कि प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। प्रोडक्शन कौन कर रहा है और कहाँ कर रहा है? सारी प्रोडक्शन ग्लोबल लेवल की किसके कंट्रोल में है? जिसके भी हाथ में ग्लोबल लेवल की प्रोडक्शन स्ट्रक्चर का कंट्रोल है, वो आज की डेट में स्ट्रक्चरल पावर को कंट्रोल करेगा। और चौथा, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। कौन किसको प्रोटेक्शन ऑफर कर रहा है, किसके पास पावर है दूसरे को प्रोटेक्ट करने की। अब आज आप देखो, अगर एक सिस्टम में क्लियर चीज, तो आप देखोगे कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लेवल पर ये कहना तो गलत नहीं होगा कि यूएस एक जगह पर है और ब्रिक्स कंट्रीज एक जगह पर है। यूएस चाह रहा है कि ग्लोबल डॉलर की हेजेमनी ना अफेक्ट हो, और ब्रिक्स कंट्रीज कह रही हैं कि हम ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे। यूएस एक जगह पर है, और इंडिया दूसरी जगह पर कह रहा है कि हम अपनी रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे। तो इंडिया की भी अर्ज है कि स्ट्रक्चरल पावर सूजन स्ट्रेंज में फाइनेंशियल पावर एलिमेंट पे कंट्रोल पाया जाए। तो आप जब आंसर में डिबेट कर रहे हो डिक्लाइन ऑफ द डॉलर हेजेमनी एंड द राइज ऑफ इंटरनेशनल रुपी, तो सूजन स्ट्रेंज का अगर स्ट्रक्चरल पावर मेंशन नहीं किया, तो आंसर इनकम्प्लीट है। नॉलेज स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में ग्लोबल लेवल पर। आप देखें तो यूएस कह रही है कि ग्लोबल एआई सिस्टम्स हम बनाएंगे, चाइना कह रही है कि ग्लोबल एआई सिस्टम में कंपटीशन हम देंगे। इंडिया यहाँ पर इस डिबेट में कह रही है कि डेटा लोकलाइजेशन करो।
डेटा और नॉलेज जो मेरे यहाँ से जनरेट हो रही है वो मेरे पास रहे। तो इंडिया जैसी कंट्री एक जगह पर जहां पर डेटा लोकलाइजेशन का स्ट्रगल कर रही है, वहीं यूएस और चाइना एक दूसरे के साथ नॉलेज स्ट्रक्चर का स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में आज की डेट में चाइना ने डोमिनेंस ऑलरेडी प्राप्त कर रखा है। ग्लोबल लेवल की जो प्रोडक्शन है वो चाइना में हो रही है। सारे ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना में है। यहाँ पर प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में चैलेंज इंडिया दे रहा है आत्मनिर्भरता डॉक्ट्रिन से। और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में एक जगह पर हम कहते हैं कि नेटो का डिक्लाइन हो रहा है, उसी जगह पर इंडिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का राइज हो रहा है। उसी जगह पर चाइना का डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो है उसका राइज हो रहा है। तो सिक्योरिटी स्ट्रक्चरल लेवल पर भी कंपटीशन है। तो एक चीज तो तय है कि सूजन स्ट्रेंज की भी जो बात है यहाँ पर वो बिल्कुल ही बिल्कुल वैलिड है। और सूजन स्ट्रेंज ने जिस नजरिए से पूरी चीज को एक्सप्लेन किया वो भी क्लियर है। रोज आपके सामने एग्जांपल्स अखबारों में आ रहे हैं। आपको ऑलरेडी मैं जीएस की वर्कशॉप में बता चुका हूँ, जो मैंने आपके साथ 20 जुलाई को ली थी। इस 20 जुलाई 2025 की वर्कशॉप में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर से एग्जांपल्स निकालने हैं, नोट्स बनाने हैं। सूजन स्ट्रेंज को डेली न्यूज़पेपर्स में ऑब्जर्व कीजिएगा, रोज एग्जांपल्स आते हैं सूजन स्ट्रेंज के, रोज। थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहिएगा। एक स्कॉलर है यहाँ पर अब लास्ट, जिनका नाम है पीटर इवेंस। पीटर इवेंस ने क्या किया है, कॉन्सेप्ट दिया है एम्बेडेड ऑटोनॉमी का। ये कॉन्सेप्ट एम्बेडेड ऑटोनॉमी का क्या है, बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल से समझते हैं, बेटर होगा। एक स्कूल है, उस स्कूल में एक प्रिंसिपल है, स्कूल को मैनेज कर रहा है। एक तरीका ये है उसका मैनेज करने का कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाता है, किसी से कोई डिबेट नहीं करता, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करता, सिर्फ रूल्स बना देता है जो कि पेपर पर बहुत अच्छे लगते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जो स्कूल के इश्यूज थे वो मीट नहीं हो पा रहे। स्कूल के इश्यूज मान लीजिए थे कि भाई टॉयलेट्स को क्लीन रखना, या मान लीजिए स्कूल में कंप्यूटर लैब बनाना। ये सब जो स्कूल के प्रेसिंग इश्यूज थे वो एड्रेस नहीं हो पाए, क्योंकि वो अपने ही धुन में रहता था, अपने ही रूल्स बना रहा है, स्ट्रिक्ट रूल्स बना बना के फॉलो कर रहा है, किसी से बातचीत नहीं करनी, कुछ नहीं करना। इस चीज को पीटर इवेंस कहता है कि ये सिनेरियो होता है व्हेन द सिस्टम इज टू ऑटोनोमस। बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है, प्रिंसिपल बहुत ज्यादा ऑटोनोमस है, वो अपने हिसाब से अपने मन से रूल्स बना रहा है, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहा, अपनी ऑटोनॉमी में डूबा हुआ है कि मैं प्रिंसिपल हूं, मैं ही सब कुछ डिसाइड करूंगा। तो क्योंकि कोई डिबेट का कल्चर नहीं है, कोई बातचीत का कल्चर नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच है, मैंने रूल बनाए, मैंने इम्पोज कर दिए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि जो प्रेसिंग इश्यूज और चैलेंजेस थे वो एड्रेस नहीं हो पा रहे। फिर पीटर इवेंस कहता है कि यही स्कूल में एक प्रिंसिपल है, मान लो उसको जब स्कूल मैनेज करना है तो वो कुछ इस तरीके से मैनेज कर रहा है कि भाई वो सिर्फ पॉलिटिशियंस को और रिच बिजनेसमैन के बच्चों को सुनता है, इन्हीं से सिर्फ डायलॉग रखता है, इन्हीं के किड्स को प्रायोरिटी देता है, और इसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं कि ये फेवरेटिज्म करता है, इनसे पैसा लेके करप्शन करता है, ये चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए हैं। इस टाइप के स्कूल के प्रिंसिपल को
पीटर इवेंस कहता है कि ये है टू एम्बेडेड, टू एम्बेडेड, बहुत ज्यादा एम्बेडेड। तो ये दो स्पेक्ट्रम्स हैं। एक स्पेक्ट्रम में बातचीत ही नहीं हो रही, अपने मन से ऑटोनोमस लेवल पर रूल बनाए जा रहे हैं। एक जगह पर क्या हो रहा है कि इतना एम्बेडेड है कि एम्बेडेडनेस से सिर्फ करप्शन ही हो रही है, और एम्बेडेड भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट को लेके है, सबके इंटरेस्ट को लेके नहीं है। तो पीटर इवेंस क्या कहता है कि दोनों सिस्टम्स गलत हैं। आइडियल सिस्टम होना चाहिए एम्बेडेड ऑटोनॉमी का। एम्बेडेड ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आप इस प्रकार से एक स्कूल को चलाओ कि जहां पर जो प्रिंसिपल है वो डिस्कशन सबसे करता है, डिबेट सबसे करता है। यानी कि इसके वजह से वो एम्बेडेड जरूर है, लेकिन वो डिसीजंस जो लेने होते हैं वो सेल्फ लेवल पर लेता है। तो जब ऑटोनॉमी की बात आती है कि भाई डिसीजन लेना है, तो वो अपने मनगढ़ंत डिसीजन नहीं ले रहा, वो डिस्कशन और डिबेट के बाद, इम्बेड होने के बाद ले रहा है। इस सिचुएशन को एम्बेडेड ऑटोनॉमी कहा जाता है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, ये तो चलो स्कूल के केस में हो गया। अब ये सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट है कि पीटर इवेंस बोलता है कि हमें कोई भी जो सोसाइटी होती है उसको डिजाइन इस तरीके से करना चाहिए कि वो एम्बेडेड ऑटोनॉमी के बेसिस पे डिजाइंड हो। एम्बेडेड ऑटोनॉमी, एम्बेडेड ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? एम्बेडेड ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि जो स्टेट है उसको स्ट्रांग होना चाहिए, पर वो स्टेट को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि वो बिजनेस क्लास ने उसको कैप्चर कर लिया है। वो बिजनेस के साथ कोऑप्ट करे, बिजनेस के साथ बात करे, पर ऐसी फीलिंग ना आए कि बिजनेस ने उसको कैप्चर कर लिया। अब आप ये आइडिया तब बेटर समझेंगे अगर मैं बोलूं कि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि जो बिजनेस है वही सब कुछ डिसाइड करता है। ग्राम्स्की ने क्या बोला था, बिजनेस सिविल सोसाइटी का यूज करता है। ये दोनों केसेस में हमने क्या देखा? हमने दोनों केसेस में ये देखा कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर पीटर इवेंस क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि यार आप बिजनेस के साथ एंगेज करो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, पर बिजनेस के साथ एंगेज करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कंप्लीट कैप्चर कर ले बिजनेस पूरे पूरे स्टेट को। बिजनेस के इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप कोऑप्ट करो। यानी कि स्टेट को बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करना है, स्टेट को बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करके उनके पक्ष को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनना है। बट इतना भी नहीं सुनना है कि जो बिजनेस ने बोला सिर्फ वही हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो ये दिक्कत वाली परिस्थिति है। तो पीटर इवेंस ने एक बैलेंस्ड कोऑप्टिंग फ्रेमवर्क दिया है। कोऑप्टिंग, कोऑप्ट विद द बिजनेस, टॉक टू द बिजनेस, बट डोंट क्रिएट अ सिनेरियो वेयर द बिजनेस इवेंचुअली captures the state power and then starts using cultural hegemony like Gramsci, or ends up in basically becoming an instrument of the state itself, where the state appears as if वो बिजनेस के लिए ही काम कर रहा है। कार्ल मार्क्स। तो ये पूरा आइडिया यहाँ पर पीटर इवेंस ने दिया। तो आई होप ये भी आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चों के ईमेल आ रहे थे मेरे को विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स की क्लासेस। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि एथिक्स की क्लासेस में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, और कोई बुक है भी नहीं एथिक्स की जो वर्थ वाइल है पढ़ने के लिए आज की डेट में। और एथिक्स में आपको क्लास में ही मैं केस स्टडीज करा रहा हूँ, तो आपको केस स्टडीज भी क्लास में ही प्रैक्टिस करनी है, और जो होमवर्क में दी जा रही है वो प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चों ने पूछा कि
थ्योरी के साथ केस स्टडी भी कराई जाएंगी, तो फिर वही बात, दोनों चीजें कराई जा रही हैं। और लेक्चर्स आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कभी भी देख सकते हैं। अभी भी कोई लेट नहीं है, क्योंकि हमने ये कोर्स अभी जुलाई में ही स्टार्ट किया है, तो ज्यादा क्लासेस नहीं है, आप आराम से इसको कवर अप कर सकते हो 2 दिन लगा के बैकलॉग को। एथिक्स में कंप्लीट मास्टरी कर लीजिए, क्योंकि जिस नजरिए और तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें 130 नंबर से कम नहीं आएंगे आपके, क्योंकि वो अलग तरीके की पूरी एथिक्स की अप्रोच है। क्योंकि हम वहां पर कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को थिंकर के नजरिए से भी देख रहे हैं, हम उसके एप्लीकेशन को भी देख रहे हैं, और उसी कॉन्सेप्ट और थिंकर और एप्लीकेशन को इंस्टेंटली हम केस स्टडी में भी लगा रहे हैं। तो हम कोई इंडिपेंडेंट नहीं, एक इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे हैं। बाकी मेजोरिटी जगह पर, मेजोरिटी इंस्टीट्यूट्स में यही होता है, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर हम केस स्टडी करेंगे। नहीं सर, हम रोज केस स्टडी करेंगे, क्योंकि जो थ्योरी पढ़ेंगे उसी की केस स्टडी करेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव हमारा यही है यहाँ पर, कि हम आपको इस तरीके से प्रिपेयर मैं करा रहा हूँ कि आपके 130 नंबर से कम नहीं आएंगे। तो आप एथिक्स की क्लासों को आराम से कर सकते हैं कवर, आप ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आप। तो आई होप ये वाला जितना भी खैर हमने बात करी अभी PSIR की, ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इशू के साथ।